हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का कंटेंट में लेकर आया हूँ, स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं पर शुरू करता हूँ। हमारी स्टोरी के साथ आप बने रहिएगा, और वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं श्यामगंज की रहने वाली थी। मैं तो बिन माँ बाप की बच्ची थी और बेसहारा थी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई एक अनाथ आश्रम में की थी। मैं माँ बाप और भाई बहन के ममता को नहीं जानती थी, पर आज मेरी शादी हो गई थी और मेरे अनाथ आश्रम के इंचार्ज शेरिया मैडम ने मेरी शादी तय कर दी थी। मुझे शादी को लेकर अपने लिए कोई सपना नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को आज तक नहीं जान पाई थी जो कि कोई अपना हो। बस खुश थी कि मुझे भी कोई आज अपना मिल जाएगा, जिससे मैं अपना दुख सुख और प्यार मोहब्बत की बातें कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, और मेरी अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मेरी शादी अनाथ आश्रम में ही पंडित जी को बुलाकर संपन्न करवा दी थी। मैं अपने ससुराल पहुंच गई थी। मैं बैठ के एक कोने में सिमट कर बैठी थी। खुद पर सिर्फ एक चादर ओढ़ रखा था। मुझ पर इस तरह डर सवार था, मुझे लगता था कि मैं डर के मारे मर ही ना जाऊं। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं हुआ होगा। मैं तो इस बात को जानती भी नहीं थी कि मेरे पति के नाम पर मुझे एक घटिया इंसान मिलेगा। एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की थी और मेरा घर अनाथ आश्रम था, और वो आदमी मुझे वहाँ से शादी करके ले आया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई इंसान नहीं है जो कि मेरे पति से उसके इस तरह के घटिया व्यवहार के बारे में पूछ सके। बेबसी और मजबूरी मेरे पैरों की सबसे बड़ी जंजीर बनकर रह गई थी। शादी की रात के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सपने तो देखे थे, क्योंकि मैं तो जानती थी कि मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि सहारा मिल जाए। वो आदमी 36 साल के लगभग था, देखने में भी ठीक ठाक ही था, और हट्टा खट्टा नौजवान लड़का था, और मैं 24 साल खूबसूरत अल्हड़ हसीना थी। मुझे दुल्हन बनने के लिए भी मेरे पति में ही अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दुल्हन का कपड़ा दिया था। मैंने वो पहनकर, मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के टाइम पर ही देखा था, जब वो मुझे अपने घर पर विदा करवा ले आया था। उस वक्त उसने मुझे चुनरी उड़ा कर रखा था, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। फिलहाल मैं रोती धोती अपनी सहेलियों से बिछड़कर उसके साथ उसके घर पर आई थी। वो एक ठीक ठाक घर से था। घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे और पोश इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था, जहां रहने वाला बस एक ही था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया था। फिलहाल मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थामकर चंदन ने मुझे कमरे में बिठाया था, फिर कहने लगा, अपनी चुन्नी उतार दो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपनी चुन्नी उतार कर उस कमरे को जांच करती हुई नज़रों से देखा। यहाँ पर तो काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था, और उस वक्त तो पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें थी। मैं खुश हो गई थी। अब तक की जिंदगी भी चाहत थी चंदन के घर पर पूरी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यहाँ तो मेरी परीक्षा ली जा रही है। फिलहाल कुछ देर के बाद जब चंदन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एक बार से धड़क उठा था। वो सवाली रंगत वाला था, बदन नैन नक्श इतना खास नहीं था, लंबा चौड़ा था, बॉडी अच्छी थी। मेरा दिल तो जैसे पसीज कर रह गया था। मुझे लगा था अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मेरे साथ बड़ी धोखे से
बाजी में, लेकिन फिलहाल यह मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप नहीं थे जो मेरे रिश्ते की बात करते, तस्वीर दिखाकर ही मेरी रजामंदी पूछ रहे थे। अनाथ आश्रम में तो जैसा रिश्ता आ जाए बस लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मैंने अपना दिल मजबूत किया और यह सोचा कि चलो चंदन के साथ रहते रहते उनसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वो पति नहीं बल्कि एक घटिया इंसान है। शादी की रात वो मेरे पास बैठने के बजाय वो सामने टेबल पर बैठ गया, अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से स्टिक निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी बेबाक नजरें मेरे पूरे बदन पर सरासर चुभ रहे थे। मैं बेहद झिझक में थी और मुझे अपने पति की नजरें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे यहाँ राहत और सुकून महसूस नहीं हो रहा था जैसा कि इस रिश्ते में होना चाहिए था। मेरा पति पीते हुए मुझसे कहा कि ए लड़की अपना दुपट्टा उतारो। यह सुनकर तो मैं डर गई थी। मैंने उसे देखा, मेरी आंखों में हैरानी थी। पति को चाहिए था कि मेरे पास बैठता और वो मुझे अपने ऊपर भरोसा दिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। बड़ा ही घटिया व्यवहार था। मेरे पति के चेहरे पर एक अजीब से असर देखने को मिल रहे थे। मैं घबरा रही थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करूं और क्या न करूं। अब मैं अजीब सी परेशानी में पड़ गई थी कि भला ये क्या तरीका है। जब उसने दोबारा से एकदम सख्त शब्दों में से कहा था कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो, मैं घबराकर अपने दुपट्टे को पीछे करने लगी। मेरा हाथ डर के मारे कांप रहे थे। चंदन सामने बैठे पिए जा रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से परेशान हो रही थी, कुछ अजीब सा ही व्यवहार था। फिलहाल मैंने अपना दुल्हन का दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी तीखी नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा उलझन में डाल रही थी। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा कि अपने जेवर भी उतार दो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने सारे जेवर भी उतार कर रख दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ मना कर दिया और जल्दी बेड से खड़ी हो गई। मेरे मना करने पर जो जैसे चंदन की आंखें लहूलुहान हो गई थी, वो गुस्से से खड़ा हो गया था और मेरे पास आ गया। कहने लगा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे कहा क्या? उसके शब्द ने मेरी जान को हवा में उड़ा दिया था। मैंने कहा कि आपकी यह बात नहीं मान सकती। गुस्से से कहने लगा अगर मेरी बात से तुमने मना किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा, लेकिन मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा मैं यह सब नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा कामिनी, अपनी औकात भूल गई कि मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ? तुम मेरी पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हो। अगर तुमने मेरी बात से मना किया तो जान से मार डालूंगा। उसके शब्द पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह बिखर गया था। मैं रोने लगी थी। मुझे उस आदमी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी थी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लहूलुहान आंखें मेरी आंखों में डालते हुए बहुत सख्त शब्दों से कहा, चलो वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से बराबर आंसू बहने लगे थे। मैंने उससे क्षमा की भीख मांगी थी और अपने हाथ जोड़े थे और कहा कि तुम मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, मैं यह सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्म का जेवर होती है, उसे ऐसे ही रहने दो तो अच्छा है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा क्या जिस जगह से तुम आई हो मैं उस जगह के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। वहाँ शर्म लिहाज कुछ नहीं होता। मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि आश्रम के आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंगरंगलियाँ मनाई जाती हैं। जब तुम वहाँ के आने वाले मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा रहे तो वो सब करोगी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ।
मैं उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम बिल्कुल वैसा था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज सेरिया मैडम बहुत अच्छी थी और हमें उसने बिल्कुल माँ की तरह ही पाला था। हमारी हिफाजत भी करती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में बेसहारा लड़कियों को या औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से उस अनाथ आश्रम में आँख खोली थी, हमारी हिफाजत बिल्कुल ऐसी की गई थी जैसे सभी बेटियों की जाती है। मैंने चंदन से कहा कि आप गलतफहमी में हो। चंदन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। उससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की पकड़ और भी मजबूत कर दी और मेरे बालों को बुरी तरह से खींचने लगा और कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अपना यह कपड़ा उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का कपड़ा होता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। शर्म हया उसका जेवर होता है। पति पत्नी को एक दूसरे का कपड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंसान को ढाक लेता है। मेरा कैसा पति था जो मुझे ऐसा बेहुदा और बेपर्दा होने का कह रहा था। यूं मैं जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहती थी जो मुझे उस घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं शायद इतनी खुश नसीब ना थी। वो आदमी जल्दी से मेरे पीछे लपका और मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे कमरे में घसीटते हुए ले आया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, मुझे बेड पर ढकेल कर फेंक दिया और अपनी जेब से स्टिक निकाल कर उसे जलाते हुए मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। मैं तो ये सब देखकर अपना होश हवास खोने लगी थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से जलने लगा था। उससे मैंने उतार दिया और खुद पूरे बदन पर बेड की चादर ओढ़ ली। मुझे ये बेबस देखकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। फिर वो सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग को उसने मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, उसे पहनकर बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसका शब्द ऐसा था, बिल्कुल घटिया और कमीनेपन से भरा हुआ। मैंने उसका लाया हुआ कपड़ा पहना और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में गई तो पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ था। सिंक में कर बंदे बर्तन पड़े हुए थे। चूल्हे पर चाय वाली एक पतली रखी हुई थी जो बुरी तरह से जल जल कर राख हो चुकी थी। मैंने पूरा किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। किचन में ही खड़े खड़े मैंने नाश्ता किया और फिर सफाई करने लगी। चंदन नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास देखकर मुझे बहुत डर का एहसास हुआ था। वो मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है, अगर तुमने आज वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जलाकर दूंगा। यह सुनकर तो मैं अगली सांस लेने ही भूल गई थी। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वो घर में नहीं था। मैंने एक सूखने का सांस लिया था लेकिन रात के बारे में मैं सोचकर मेरा दिल डर से घबराने लगा था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। अगर उसे जुल्म और अपनी सितम का निशान ही बनाना था तो एक बेसहारा लड़की को क्यों? मैं तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती आई थी। मैं तो किसी भी रिश्ते को नहीं जानती थी। माँ बाप बहन यह सब कैसे होते हैं और उनके साथ जिंदगी कैसी बीतती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। फिलहाल मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। न जाने ये आदमी रात को मेरे साथ क्या हैवानियत करेगा। इसीलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले
जो सुबह को लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैं मेन गेट खोलना चाहा था, मेरा होश उड़ गए, क्योंकि गेट के बाहर ताला लगा हुआ था और पूरा बंद था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था मैं जिससे बाहर आ सकती थी। दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े-बड़े कांच के गिलास लगा रखे थे, जिस पर चढ़ना मुझ जैसी लड़की के बस में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोलकर देखी, लेकिन सब पर लोहे का जंगला लगा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। रोते हुए मैंने रात को खाना बना लिया था और जब मैं चंदन के घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक करके बैठ गई। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 10 मिनट ही मुझे हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाजा उसने जोर से खटखटाया, कि मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था और वो बड़े गुस्से वाले शब्दों से उसने कहा कि दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो असर करूंगा, याद करोगी। किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो? कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? यह शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह की हरकतें उसने रात को की थी, मैंने इस डर की वजह से जल्दी से दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे बड़ी बेरहमी से पीछे से धक्का दिया था और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल के भी देखने लगा। मैंने कहा, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। वो कहने लगा, फिर दरवाजा क्यों बंद करके लॉक करके रखा था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यह कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया। शायद वहां देख रहा था मैंने किसी को वहां तो छुपा रखा। मैं समझ गई थी कि शायद यह बहुत सख्ती मिजाज का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी भी अनजान आदमी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को चंदन ने फिर से मुझसे वही बात की थी, जो मुझे मेरी ही नजरों में गिराने के लिए काफी था। लेकिन इस बार मैंने उससे बहस नहीं की, क्योंकि मुझ में अब मार खाने की इतनी हिम्मत नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि मेरा पति कमरे से बाहर निकल कर चला गया था। उसने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था। अब तो ये हर रोज होने लगा था। चंदन मेरे सारे बदन पे से सारे कपड़े उतार कर बाहर चला जाता था। पूरी रात कमरे में नहीं आता था। एक हमारे घर में रात को चोर घुस आए थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी। जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया, मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 3 से 4 आदमियों को मैं अपने पति के सर पर बंदूक रखते हुए देखा। मेरा पति जख्मी हालत में था। यह देखकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी थी। मैं जल्दी से अपने पति के पास चली गई। उन चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? अगर तुम अपने पति को सही सलामत चाहती हो, तो जो भी जेवर और पैसे हैं तुम्हारे पास, वो हमें लाकर दे दो। मैं जल्दी से कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का लॉक खोला तो उसमें कुछ कैश था। थोड़ा बहुत जेवर भी था, जो कि मेरे पति ने मुझे शादी पर चढ़ाया था। मैंने वो सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। उन्हें पैसे लिए वहां से चले गए। मैं रोने लगी, बार-बार अपने पति का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्योंकि वो शायद उन चोरों से लड़ रहा था, इसीलिए इसके चेहरे पर जख्म थे। होठ के नीचे खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई? वो भी थोड़े पैसों के खातिर। मेरे लिए ना तो यह पैसा अहमियत रखता है, ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पहली बार मुझे चंदन एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हुई? मैंने कहा कि इसीलिए कि आप मेरे पति हैं। जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हुई? मैंने कहा कि इसीलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया।
लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोच रहा था और डर रहा था कि अगर मैं पति के पास उस वक्त ना पहुंचती तो वो चोर मेरे पति के साथ ना जाने क्या कर बैठते। बेशक मेरे पति ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, अच्छा व्यवहार नहीं रखा हो, जितना जलील मुझे कर सकता था किया हो, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो गलत था। उसके बावजूद भी मैंने चंदन के साथ अच्छा ही व्यवहार रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज की जरूरत हो और वैसे मैंने वो पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति सक्की मिजाज का है, इसीलिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल सादा रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ बदलने लगा था। वो बहुत चुप चुप रहने लगे थे, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आते थे। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी कि अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोया करती थी और उस वक्त मेरा पति चाय का भी कह देते थे, लेकिन आज वो बहुत चुप चुप सा था। मैं सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वो किचन में आया। मैं समझ गई थी कि चंदन को चाय पीनी है, इसीलिए मैंने जल्दी से चूल्हे पर चाय का बर्तन चढ़ा दिया, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहने से पहले ही कर देती थी। यह देखकर वो कहने लगा कि ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन को साफ भी तो करना है। मेरा ये कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि किचन की सफाई तो सुबह भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सो। पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे शब्द मुझसे बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझसे बहुत ही कड़े शब्दों में इस्तेमाल किया करता था। कहता था पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की परमिशन है, इसीलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ, लेकिन उससे मना कर दिया। कहने लगा जाओ, जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैं हैरानी से उसे देखने लगी। यह बात सच थी, कुछ दिनों से मैं वाकई थकी थकी सी लग रही थी। घर के काम बराबर करने से मेरे चेहरे पर अब थकान के आसार दिखने लगे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी बीमार सी लगने लगी थी। और दूसरी बात यह थी कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी बहुत होने लगी थी। वो जैसा भी था, मुझे जिंदगी तो उसी के साथ बितानी थी। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ, आखिर वो मुझे किस बात की सजा दे रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। यह सोचकर मैं उठकर बैठ गई, सोचा कि बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो मेरा पति है और उससे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई, लेकिन सामने जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वो मंदिर के आगे हाथ जोड़कर रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था, वो क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किया और आरती पूरी करने लगा। फिर कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे हो। तो कहने लगा कि मेरी और कि भगवान की बीच की बात है। मुझे हैरानी हुई थी, वो पूजा पाठ भी करता था और भगवान पर विश्वास भी करता था, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही अच्छा व्यवहार नहीं था। मैं तो समझी थी कि उसका भगवान से कोई भी वास्ता नहीं होगा, वरना वो तो इतना बेरहम इंसान नहीं होता। मुझे वही खड़ा देखकर कहने लगा तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास गई और उसके साथ खड़ी हो गई और भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ा और उनके साथ आरती की। थाली में पकड़कर मैं भी भगवान के दरबार में आरती करने लगी। मैंने कहा कि आप क्यों मुझसे दूर हैं। मेरी बात सुनकर उसने जल्दी से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा कि जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ देते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो।
वो आपस में बात करें और खुश रहें, जिंदगी खुशी से बीते। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, औरत विश्वास करने के लायक नहीं होती। औरतों के मामले में मैं बहुत बड़े बड़े धोखे खा चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी भी औरत जात पर भरोसा नहीं है। वो कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त एक अनजान आदमी के साथ भाग गई थी जब मैं 8 साल का था, सिर्फ इसीलिए। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। जब वो जवान हुई तो मेरा बाप मर गया। मैंने पापा की दुकान संभाल ली थी। बहन घर संभालने लगी। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। लेकिन एक बार जब मैं घर में आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो वो गली के एक आवारा लड़के के साथ रंगरंगलियां मना रही थी। यह सब देखकर मुझे लगा, बस औरतें ऐसी ही होती हैं। मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया, तो वो उस लड़के के साथ में भाग गई। मैंने इसीलिए कई साल शादी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। यह सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम में जाकर मैंने अपनी शादी की बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगती थी। इसीलिए मैं तुमसे इस बात का बदला लेने लगा था। लेकिन जिस दिन हमारे घर में चोर घुस आए तो मैं तुम्हें अपने लिए इस तरह परेशान और रोता हुआ देखकर मुझे हैरानी हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ कर रखा था। तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था, लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी, यह देखकर मेरा नजरिया तुम्हारे लिए बदलने लगा था। लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर परेशानी होने लगी थी, इसीलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता था। यह कहते हुए वो रो रहा था। मैंने कहा, चंदन, मेरे दिल में आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अगर थी भी तो मैंने दूर कर दी। जो कुछ चंदन की माँ और बहन ने किया वाकई गलत किया। किसी भी मर्द के लिए मानसिक तनाव वाली बात थी, और चंदन के दिमाग पर एक काफी गहरा सदमा लगा हुआ था, जिससे कि वो सभी औरतों से नफरत करता था। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। उसके हालात ने इस कद्र तोड़ दिया था कि एक जालिम इंसानों की तरह व्यवहार करने लगा था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले या किसी भी किरदार के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले हमें दोनों पहलुओं को जान लेना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी कहानी समझ में आई होगी। कहानी का अंत कैसा था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।